दोस्तों नमस्कार। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। पुर्तगाली और डच व्यापार के पश्चात आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों के भारत आगमन और व्यापार वाणिज्य पर। अक्सर मुझसे छात्रों ने क्वेश्चन किया कि सर ये ब्रिटेन कहें कि इंग्लैंड कहें, दोनों का आज एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है पुस्तकों में भी। एक्चुअली में सही नाम तो राष्ट्र के रूप में पहचान यूनाइटेड किंगडम के रूप में, यूके के रूप में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक्चुअली में ब्रिटेन एक द्वीप है और उसी द्वीप में इंग्लैंड स्थित है। आसपास स्कॉटलैंड, आयरलैंड है, वेल्स है। मैं आपको बता दूं कि इस द्वीपीय भूभाग में इंग्लैंड के लोगों ने ज़्यादा आर्थिक उन्नति की और इंग्लैंड डोमिनेटिंग कंट्री के रूप में आगे उभरा। 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ और इसी के साथ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अस्तित्व में आया। किस वर्ष? 1707 ईस्वी में। तो यूनाइटेड किंगडम शॉर्ट में कह देते हैं। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में आज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड मुख्य रूप से शामिल है। आयरलैंड को 1801 में शामिल किया गया। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जिस समय इन अंग्रेज़ों का भारत आगमन हुआ, उस समय इंग्लैंड में राजशाही थी और इंग्लिश व्यापारी ही भारत की ओर अग्रसर हुए थे। तो चाहे आप इंग्लैंड कहिए, ब्रिटेन, सही जानते रहिए। तो आप जानते हैं डचों की तरह अंग्रेज़ भी अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित करके पूर्वी व्यापार की ओर अग्रसर हुए। एक्चुअली में अंग्रेजी कंपनी स्थापित होने के पहले, मैं आपको बता दूं, आज इस लेक्चर में हम सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं सबकी एक एक कंपनी रही, लेकिन अंग्रेजी कंपनियों की जहां बात करें तो कुल 4 कंपनियां गठित हुई थी। पहली कंपनी की स्थापना मानी जाती है, बताऊंगा अभी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और फिर अन्य अंग्रेजी कंपनियों में एक 1688 में गठित हुई न्यू कंपनी, फिर 1698 में 2 और कंपनियां पूर्व से व्यापार के लिए गठित हुई, जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। कैसे, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो कंपनी एकाएक नहीं स्थापित हुई। इसके पहले अंग्रेज नौसैनिकों ने बड़े साहसिक कारनामे किए, जिन पर हम संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। 1576 में, 1576 में एक पुर्तगाली जहाज लूटते समय अंग्रेज नाविकों ने लूटा था। अंग्रेज नाविकों को, नौसैनिकों को पूर्व की ओर आने का एक मैप, नक्शा प्राप्त हुआ। इस मैप का अनुसरण करते हुए अंग्रेज नौसैनिक कप्तान था ड्रेक, वो 1578 में सूरत पहुंचा था और नौसैनिक कप्तान ड्रेक ने 1580 ईस्वी तक, कब तक? 1580 ईस्वी तक जल मार्ग द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने का दावा कर लिया। जल मार्ग द्वारा किसने?
ये बड़ा ही साहसिक कारनामा था। ड्रेक इसने दावा किया। फिर इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई 1588 की। ध्यान दीजिएगा, 1588 में अंग्रेज नौसैनिकों ने एक बड़ा ही साहसिक कारनामा किया। अब तक सबसे ताकतवर समझे जाने वाले स्पेनी नौसैनिक बेड़े आर्मेडा को पराजित कर दिया। किस पर विजय हासिल की? आर्मेडा पर विजय हासिल कर ली। इससे पूरे यूरोप में अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता कायम हो गई। उत्साह बढ़ा अंग्रेज नाविकों का। पूर्व की व्यापारिक यात्राएं इंडिविजुअल शुरू हो गईं। जैसे 1591 से 93 के बीच जेम्स लंकास्टर पूर्व की यात्राएं करता है, समुद्री व्यापारिक यात्राएं, और काफ़ी लाभ होता है। इसी तरह 1596 में बेंजामिन वुड पूर्व की समुद्री व्यापारिक यात्रा करता है। ये दोनों तो जल मार्ग द्वारा व्यापारिक यात्राएं करते हैं। फिर 1500, ये सब लंदन के थे। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह आपने पढ़ा कि हॉलैंड में एम्स्टर्डम शहर व्यापार वाणिज्य का केंद्र बना था, तो उसी एम्स्टर्डम शहर की तरह इंग्लैंड में लंदन शहर व्यापार वाणिज्य का केंद्र बना, पहला केंद्र बना। और ये सब जो व्यापारिक यात्राएं हो रही थी वो ज़्यादातर लंदन के ही व्यापारी थे। इसके बाद लंदन का ही एक व्यापारी था, जॉन मिल्डन हॉल, जो 1599 में, कौन? जॉन मिल्डन हॉल 1599 में पूर्व की यात्रा पर गया और पूर्व में कितने 7 वर्षों तक रहा। और जॉन मिल्डन हॉल के बारे में एक बात बता दूं, ये कैसे गया था। ये इसके पहले तो ये दोनों जल मार्ग द्वारा गए थे, ये कैसे गया था? स्थल मार्ग द्वारा, स्थल मार्ग का अनुसरण करके गया था। और जॉन मिल्डन हॉल अकबर के दरबार में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने भी गया था। ये पहला अंग्रेज है जो अकबर के दरबार में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने गया था, लेकिन सफल नहीं हुआ था। ठीक है, इसे सफलता नहीं मिल पाई थी। 1599 तक लंदन शहर में वाणिज्यिक गतिविधियां काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और 1599 में ही लंदन के सौदागरों का एक ग्रुप मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, लंदन के सौदागरों के एक ग्रुप मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स ने पूर्व से व्यापार के लिए एक कंपनी बनाई। ये कंपनी निजी धन का निवेश करके बनाई। अब जब तक इंग्लैंड की शाही सरकार परमिशन नहीं देगी तो पूर्व से व्यापार करने कैसे जाएंगे। तो 1599 में लंदन के सौदागरों मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स द्वारा गठित की गई कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक रॉयल चार्टर यानी शाही अनुमति पत्र जारी करके पूर्व से 15 वर्षों, कितने समय के लिए? 15 वर्षों तक व्यापार करने, फैक्ट्रियां आदि खोलने की परमिशन दे दी। और इसीलिए कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मानी जाती है। यहाँ मैं
एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम की 1603 में मृत्यु हो जाती है और इंग्लैंड के सम्राट बनते हैं जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम इस रॉयल चार्टर का, यानी 1609 में जेम्स प्रथम द्वारा इस रॉयल चार्टर का नवीनीकरण किया जाता है और रॉयल चार्टर का जो नवीनीकरण किया जाता है उसमें जो ये 15 वर्ष की अवधि है बढ़ाकर 20 वर्ष की जाती है, यानी 20 वर्षों तक पूर्व से व्यापार करने, व्यापार के लिए जरूरी फैक्ट्रियां स्थापित करने, फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने और व्यापार के लिए जरूरी युद्ध करने, संधियां करने की परमिशन दे दी जाती है 20 वर्षों तक। लेकिन एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों तक की परमिशन दी थी। 1609 में ये अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी जाती है। ठीक है, अब इस कंपनी के बारे में मैं और कुछ बातें बता दूं आपको। ये जो कंपनी गठित की गई थी ये लंदन के ही, केवल लंदन के सौदागरों द्वारा गठित की गई थी और सौदागरों का वो उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। ये कंपनी पूरी तरह प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, निजी संयुक्त पूंजी कंपनी थी, या कहिए सम्मिलित शेयरों वाली निजी पूंजी, संयुक्त पूंजी कंपनी। मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में यह तय हुआ था कि इस कंपनी में मिनिमम 500 पाउंड इन्वेस्टमेंट करने वाला ही भागीदार बनेगा, कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा। मैक्सिमम, यानी अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित की गई थी, लेकिन 500 पाउंड से कम नहीं कोई लगा सकता था। और टोटल इस कंपनी पर जो धन लगाया था 217 लोगों ने लगाया था। कितने? 217 लोगों ने। तो जिन्होंने धन का निवेश किया था, जिन 217 लोगों ने, यही कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। इनके ग्रुप को कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, है ना। आप देखते रहते होंगे, बोर्ड लगा रहता है, दुकान का मालिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान का मालिक का नाम लिखा रहता है, प्रो बना के 0 लिखा रहता है। बचपन में नहीं जानते, सोचते हैं ये कौन से प्रोफेसर आ गए दुकान खोल लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है वो, उसका मतलब होता है प्रोपराइटर। तो शेयर धारकों को क्या कहते थे? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, जिन लोगों ने अपना धन लगा करके कंपनी बनाई। और यही कंपनी के शेयर धारकों द्वारा कंपनी के 24 निदेशकों का चयन किया जाता था। कितने डायरेक्टर? 24 डायरेक्टर्स। और कंपनी के 24 सदस्यीय निदेशक मंडल द्वारा ही कंपनी का एक गवर्नर या कहिए प्रेसिडेंट चुना जाता था। ठीक है, तो कंपनी का, आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि कंपनी का पहला, अंग्रेजी कंपनी का पहला प्रेसिडेंट कौन था? थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ थे। पूरा नाम है थॉमस जॉन स्मिथ, है ना। पुस्तकों में थॉमस स्मिथ ही लिखा मिलता है। लेकिन ये चुने नहीं गए थे, ये पहले गवर्नर हैं, इन्हें नॉमिनेट कर दिया गया था। आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ही कंपनी के गवर्नर या प्रेसिडेंट का चुनाव होता रहा। बहरहाल मूल नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो इस कंपनी का मूल नाम क्या था? देखिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसकी स्थापना कब मानी जाती है? 31 दिसंबर 1600 को। और यही कंपनी पूर्वी व्यापार में
सक्रिय हुई, भारत दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार में सक्रिय हुई, खूब लाभ अर्जित करने लगे इस कंपनी के माध्यम से व्यापारी। धीरे धीरे लंदन के अलावा अन्य शहरों में वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारंभ हुई, तो अन्य शहरों के व्यापारी भी, इंग्लैंड के लंदन के अलावा अन्य शहरों के व्यापारी भी सरकार से मांग करने लगे कि भाई हमको भी पूर्व से व्यापार की परमिशन दी जाए, जबकि एकाधिकार किसका था? इस पुरानी कंपनी का, 31 दिसंबर 1600 में गठित कंपनी का। अब जब तक राजशाही मजबूत रही, भाई ये भरपूर लाभ होता था जो व्यापार कंपनी के माध्यम से होता था, उससे सरकार को भी तो टैक्स के रूप में अंश मिलता था व्यापारिक लाभ में। जेम्स प्रथम के तो बड़े अच्छे संबंध कंपनी से बने रहे। तो कुल मिलाकर के जब तक वहां राजशाही मजबूत रही, लोगों की आवाज नहीं सुनी रही और लंदन के सौदागरों द्वारा एक गठित स्थापित 31 दिसंबर 1600 वाली कंपनी का एकाधिकार पूर्वीय व्यापार में बना रहा। ठीक है मित्रों, एक घटना घटित हुई 1688। आप सब खूब नाम सुने हैं। कौन सी घटना? 1688 की गौरवमयी क्रांति, ऐसी क्रांति जिसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में मौलिक बदलाव, यानी पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी उससे अलग व्यवस्था। तो 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इसे आप जानते हैं रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। व्यवस्था में मौलिक बदलाव के लिए प्रायः रक्तपात हो जाता है, लेकिन ये ऐसा बदलाव इस क्रांति के माध्यम से हुआ कि इसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ, इसीलिए ग्लोरियस थी, गौरवमयी थी, इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। और ये क्रांति इंग्लैंड के संसदीय संस्थाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होती है। इसी गौरवमयी क्रांति से राजतंत्र इंग्लैंड में कमज़ोर होता है, संसद की शक्ति बढ़ती है। इस क्रांति के फलस्वरूप व्हिग पार्टी, कौन सी? व्हिग पार्टी की सरकार सत्ता में आती है और संसद की शक्ति बढ़ती है। विलियम तृतीय और मेरी संयुक्त शासक बनते हैं। और ये जो व्हिग पार्टी है, ये पुरानी कंपनी यानी 1600 में स्थापित कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के खिलाफ थी। जो पूर्व से व्यापारिक एकाधिकार इसको मिला हुआ था, इसके खिलाफ थी। इसलिए व्हिग पार्टी के समर्थक व्यापारियों ने उत्साह में उसी साल, जिस साल गौरवमयी क्रांति हुई, उसी साल 1688 में एक नई कंपनी गठित कर ली पूर्व के व्यापार के लिए, जबकि संसद ने अभी कोई कानून इस संदर्भ में नहीं बनाया था। और नाम रखा उसका क्या? न्यू कंपनी। फिर इसके बाद 19 जनवरी 1694 को संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया इंग्लैंड की संसद में। और उस प्रस्ताव में क्या कहा गया था? कहा गया था कि इंग्लैंड की समस्त प्रजा को पूर्व से व्यापार का अधिकार है। और 4 साल के अंतराल में यानी 1698 में ये प्रस्ताव पारित कर दिया ब्रिटिश संसद ने, जिसमें क्या कहा गया था? अब प्रस्ताव पारित कर दिया गया, सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए, है ना। आप जानते हैं यही प्रक्रिया संवैधानिक राजतंत्र है ब्रिटेन में। संसद के दोनों सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसे प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, ब्रिटिश सम्राट हस्ताक्षर कर देता है, वो प्रस्ताव अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो 1698 में संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया और शाही अनुमति मिल गई और ये कानून बन गया। किस
इंग्लैंड की, लंदन ही अकेले नहीं, इंग्लैंड की समस्त प्रजा को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार है। इस कानून का लाभ उठाकर 1698 में अन्य दो कंपनियां गठित हुई। फर्स्ट जनरल सोसाइटी, दूसरी इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है, ये दो अन्य कंपनियां, तो एक पहले थी, तीन ये कंपनियां। तीनों जो नई कंपनियां हैं ये पुरानी कंपनी से प्रतिस्पर्धा के सामने प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकी। ये तीनों कंपनियां, इन पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय संकट सदैव हावी रहा। इसने इतना लाभ अब तक कमा लिया था, सरकार का दबाव पड़ा कि भाई क्यों आप लोग आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, आपस में मिलकर एक हो जाओ। 1702 में यह निर्णय हुआ कि तीनों कंपनियां 1600 में स्थापित पूरी पुरानी कंपनी से मिल जाएंगी, लेकिन 1702 में केवल न्यू कंपनी का ही विलय हो पाया। किसमें? पुरानी कंपनी में। ठीक है, न्यू कंपनी का विलय हो पाया। फिर इसके बाद ये दोनों कंपनियां प्रयास करती हैं व्यापार करने का। मैं ये भी बता दूं आपको कि इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स की ओर से 1698 में, इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स की ओर से 1698 में सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, लेकिन औरंगजेब ने कोई सुविधाएं नहीं दी थी। दबाव तो भाई, ये भरपूर टैक्स देते थे। यहाँ के मुगल बादशाह औरंगजेब की सरकार थी, उसको भी तो लाभ हो रहा था इस पुरानी कंपनी से, तो काहे को इनको परमिशन दे देंगे भाई, है ना। तो ये विफल रहा था। अंत में गोडोल्फिन के अर्ल माने राजा, एक पूरे इंग्लैंड का सम्राट होता था। सामंतशाही व्यवस्था में क्या होता था कि इंग्लैंड के राजा के पश्चात के अंतर्गत कई अर्ल होते थे। एक अर्ल के अंतर्गत कई ड्यूक होते थे, एक ड्यूक के अंतर्गत कई बैरन होते थे, और एक बैरन के अंतर्गत कई नाइट्स होते थे। एक नाइट्स के अंतर्गत सर्फडम यानी कृषक होते थे, किसान जो भूदास की तरह होते थे। तो राजा के जस्ट बाद जो छोटे राजा थे अर्ल, तो कहाँ के अर्ल? गोडोल्फिन के अर्ल, गोडोल्फिन के अर्ल के निर्णय के अनुसार इसने निर्णय दिया के अनुरूप इन दोनों कंपनियों का विलय भी कब? 1708 में पुरानी कंपनी से हो गया, और फिर नाम बदल गया इस कंपनी का। क्या नाम हो गया विलय के बाद? गोडोल्फिन के अर्ल के निर्णय के अनुसार 1708 में इन दोनों पुरानी कंपनियों का विलय भी इन दोनों नई कंपनियों का विलय भी पुरानी कंपनी में हो गया। और 1708 में विलय के बाद कंपनी का नाम बदल गया। क्या हो गया विलय के बाद? ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ, क्या वहां तो लंदन है ना,
अब लंदन तो नहीं, संपूर्ण इंग्लैंड के व्यापारियों को अधिकार मिल गया था ना, तो इसमें लंदन हट जाएगा। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। बाकी वही ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी को संक्षेप में कह दिया जाता है आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। ठीक है मित्रों, ये तो था अंग्रेजी कंपनी का इतिहास। मैं आपको बता दूं, ये लोअर जो पहला हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उस प्रथम बार लोअर हुआ था, बड़ा कठिन पेपर बना था, 100 क्वेश्चन थे, उसमें सवाल पूछा गया था कि विलय के पश्चात अंग्रेजी कंपनी का नाम क्या था, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये तो कंपनी का इतिहास है। ठीक है, लेकिन व्यापार तो अंग्रेजों का कब से शुरू हो गया था, व्यवस्थित ढंग से, संस्थागत ढंग से कंपनी बनाकर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के बाद से ही शुरू हो गया था। ठीक है ना। और अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की भारत में व्यापारिक गतिविधियां। ठीक है, तो इसको हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के भारत आगमन के पार्ट 2 में पढ़ेंगे, कौन कौन सी फैक्ट्रियां स्थापित किए, है ना, और कैसे कितने प्रेसिडेंसी नगर रहे। आप जानते हैं बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी इनके रहते हैं, राजधानियां भारत में रहती हैं। पश्चिमी तट पे बम्बई और पूर्वी तट पे मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं, और बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, जिसे कलकत्ता भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कैसे प्रेसिडेंसी बनी और कैसे ये व्यापार में आगे बढ़े, इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।